नाले बा कल आना। आज 2 साल बाद आशीष की दादी आशीष के पास बेंगलोर आई थी। आशीष अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। उसके माता पिता नहीं थे तो बचपन से वो दादी के पास ही रहा था। अपने चाचा चाची के घर राजस्थान के एक छोटे से गांव में। ऐसा नहीं था कि उसके चाचा चाची उससे प्यार नहीं करते थे, वो भी उसे अपने बेटे की तरह ही मानते थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार उसे उसकी दादी करती थी। जब आशीष बड़ा हुआ तो कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो जयपुर आ गया और हॉस्टल में रहने लगा। पढ़ाई के मामले में वो बहुत होशियार था। जी तोड़ मेहनत के बाद उसे बेंगलोर की एक फाइनेंस कंपनी में जॉब मिल गई थी। उसने वहीं एक फ्लैट किराए पे ले लिया था और वहीं रहने लगा। उसने दादी को भी यहां बुलाने की कोशिश की, लेकिन दादी नहीं आई। आज 2 साल बाद दादी बेंगलोर में उसके पास रहने आई थी। एक दिन आशीष ऑफिस गया हुआ था। उस समय दादी कॉलोनी में नीचे घूम रही थी। पास ही एक सब्जियों की दुकान थी, तो दादी ने सोचा क्यों ना अपने बच्चे के लिए ताजी सब्जियां ली जाएं, ताकि जब तक वो यहाँ है उसे अच्छी अच्छी चीजें बनाकर वो खिलाएं। दादी सब्जी लेने गईं और उससे मोल भाव करने लगी। ए लड़के, ये लौकी कैसे दी? दादी ने अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हुए पूछा। वो सब्जी वाला भी राजस्थान का ही था, तो उनकी भाषा में समझ गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वहां खड़ी एक लड़की, जिसने लॉन्ग फ्रॉक पहन रखी थी और बाल खुले कर रखे थे, वो बोली, दादी आप क्या बोल रही हैं? यहाँ घी नहीं मिलता, वो तो सामने किराने की दुकान पर मिलेगा। दादी उसे घूरने लगी और उसकी ओर मुंह बिगाड़कर धीरे से बोली, चुड़ैल कटी की। कहते हुए फिर से उस दुकान वाले से सब्जी खरीदने लगी और ताजी सब्जी खरीदकर अपने फ्लैट की तरफ चल दी। भैया, ये दादी माँ आपको घी के बारे में क्यों पूछ रही थी? वो लड़की जिसका नाम आशिमा था, उसने पूछा। अरे बिटिया, वो घी के बारे में नहीं, घिया यानी लौकी के बारे में पूछ रही थी। मारवाड़ी में लौकी को घिया बोलते हैं, वो राजस्थान से आई हैं, सब्जी वाले ने समझाया। अच्छा अच्छा, वैसे ये दादी कौन है? आज पहली बार इन्हें यहां देखा है। जाती हुई दादी मां को देखते हुए वो पूछती है। अरे वो है ना अपने आशीष बाबा, उनकी दादी है। 2 दिन पहले ही राजस्थान से आई हैं। सब्जी वाले का बताना हुआ कि आशिमा वहां से गायब। दादी मां लाइए, ये सामान मैं पहुंचा देती हूं। कहती हुई आशिमा दादी मां के पीछे दौड़ती आई और दादी मां के हाथ से सामान लेने लगी। हट हट, दूर हट, मैंने डरा दियो चुड़ैल कटी की। कहती हुई दादी मां ने उससे सामान छीना और फ्लैट में चली गई। कुछ ही देर बाद दादी ने बालकनी से नीचे झांका तो देखा आशीष आशिमा से हंस के बातें कर रहा था। अरे मेरो आशीष ई चुड़ैल स्यू बात करे। हे भगवान, मारे आशीष ने ई लंबा बाला आली चुड़ैल स्यू बचाईजे। ए छोरिया आपरा लंबा बाल खोड़ा राखे, जड़ा ही चुड़ैला घुस जावे। खुद ही में बड़बड़ाती हुई दादी मां ने अपने बटुए से एक चौक का टुकड़ा लिया और आशीष और आशिमा को आते देख फ्लैट से बाहर निकली और दरवाजे पर लिख दिया, नाले बा। कुछ ही देर में वो दोनों फ्लैट के पास आए। पास ही की खिड़की से दादी मां चुपके से उन दोनों को देख रही थी। आशिमा नालेबा लिखे हुए को देखने लगी। आशीष, ये नालेबा क्यों लिखा है और ये है क्या? सवालिया नजरों से आशीष को देखते हुए उसने पूछा। पता नहीं यार, दादी मां आई हुई है ना, तो उन्होंने ही लिख दिया होगा। चलो ये सब छोड़ो और तुम अंदर आओ, दादी से मिलवाता हूं। कहता हुआ आशीष दरवाजा खटखटाने लगा। नहीं आशीष, रहने दो, अभी नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूं। कहते हुए आशिमा चली गई। हाँ,
ये चुड़ैल होगी, इसीलिए भाग गई। अच्छा है मेरा आशीष बच गया। कहती हुई दादी आई और दरवाजा खोल आशीष को अंदर ले आई। रात का खाना खाने के बाद दादी आशीष के सर पर तेल की मालिश कर रही थी। तभी, दादी मुझे कल सुबह कहीं जाना है, कंपनी का काम है, तो परसों सुबह तक वापस आ जाऊंगा। आशीष दादी को देखते हुए बोला। हाँ हाँ बेटा, कंपनी का काम है, नहीं रोकूंगी, तू जा। अच्छा है कि तू कुछ दिन उस चुड़ैल से दूर रहेगा। आशीष को जाने का बोलकर मन ही मन बोलती हुई दादी मुस्कुराने लगी। दूसरे दिन आशीष आशिमा के साथ ही बेंगलोर के पास एक गांव कुट्टा के लिए निकल गए, जिसके चारों ओर पहाड़ियां थीं। ये आशीष की कंपनी की तरफ से एक टूर था, जिसमें वो 7 जने जा रहे थे। आशिमा आशीष की दोस्त होने के साथ साथ उसकी कंपनी में ही काम करती थी। कुट्टा गांव में लोग अक्सर कावेरी नदी के तट पर घूमने और रिलैक्स करने आते थे। ये गांव छोटा सा है, लेकिन यहाँ घूमने की बहुत खूबसूरत जगह है। आशीष और बाकी सब यहाँ के लिए सुबह ही निकल गए थे। 5 घंटे का सफर था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक लॉज बुक कराया और वहां कुछ देर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद आराम कर वो सब गांव घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते वो लोग वहां के पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गए थे। घूमते घूमते अचानक ही आशिमा की नजर वहां के घरों पर गई। वहां सब घरों के दरवाजे पर नालेबा लिखा हुआ था। आशिमा चौंक गई। आशीष, ये देखो, जो तुम्हारी दादी माँ ने लिखा था वो यहां भी लिखा हुआ है, नालेबा, और यहां तो लगभग सभी घरों में यही लिखा हुआ है। हैरानी से आशीष को देखती हुई आशिमा बोली। हाँ, मैंने दादी माँ से भी पूछा था, तो उन्होंने बताया कि अपनी कॉलोनी में ही रहने वाले सुहास की सास उसके पास रहने आई हैं। तो उन्होंने दादी को बताया कि भटकती आत्माओं और चुड़ैलों को भगाने के लिए वो लोग अपने घरों पर ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब होता है कल आना, यानी जब चुड़ैल ये नालेबा पड़ती है तो कल आना ये भ्रम समझकर वो चली जाती है। कहा जाता है कि ये चुड़ैल सिर्फ आदमी और लड़कों को ही उठाकर ले जाती है, फिर इन्हें खाकर उनके कपड़े घर के सामने फेंक जाती है। कहते हुए आशीष चुप हो गया। कुछ देर तो आशिमा उसे देखती रही, फिर बोली, तो तुम्हारी दादी माँ को किस चुड़ैल का डर है? तुम्हारा? आशीष हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। व्हाट? मेरा क्यों? क्या मैं उन्हें चुड़ैल दिखती हूं? थोड़ी हैरानी और गुस्से में आशिमा बोली। हाँ, शायद लगती ही हो, क्योंकि दादी को वो हर लड़की चुड़ैल दिखती है जो अपने लंबे काले बाल खुले रखती है। कहते हुए आशीष हंसने लगा। यू आशीष? कहते हुए आशिमा आशीष को मारने के लिए दौड़ी। कुछ देर तो वे दोनों इधर उधर दौड़े, लेकिन फिर भागते भागते वो पहाड़ी के दूसरी साइड पर पहुंच गए। वहां पर बड़े बड़े विशाल पेड़ थे और एक मनहूसियत सी खामोशी छाई हुई थी और अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। लेकिन आशीष और आशिमा अपनी ही मस्ती में यहां वहां दौड़ रहे थे कि अचानक आशीष और आशिमा दोनों ही एक साथ एक गड्ढे में जा गिरे। गिरने के बाद वो उठे और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे कि अचानक आशिमा की हंसी रुक गई और मुस्कुराहट की जगह एक डर ने ले लिया। क्या हुआ आशी? तुम घबरा क्यों रही हो? आशीष ने आशिमा को घबराते हुए देखकर पूछा। वो बहुत ही मुश्किल से आशिमा के मुंह से शब्द निकले और उसने आशीष को पीछे देखने का इशारा किया। जैसे ही आशीष पीछे देखने लगा तो एक बार वो भी डर गया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। दूसरी तरफ उस गड्ढे में बहुत से टूटे फूटे नर कंकाल पड़े थे और कहीं कहीं मांस के लोथड़े और खून ही खून बिखरा पड़ा था और एक इंसानी हाथ भी पड़ा था जो सड़ चुका था, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। ये तो इंसानों के हैं। आशीष, ये सब यहां कैसे? मतलब इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी ने खाया हो। डरती सी आशिमा बोली। आशिमा को इतना भयभीत देखकर
आशीष उसे गड्ढे से बाहर लाया और उसे वापस गांव की तरफ ले जाने लगा कि तभी उन्हें एक जगह से चपर चपर की आवाज आई। आशीष, सुना तुमने ये आवाज? ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ खा रहा हो। आशिमा उस आवाज को सुनती हुई बोली। दोनों ही उस तरफ धीरे धीरे चुपचाप बढ़ते गए। देखा तो एक पेड़ के पीछे एक बहुत बड़ा सा साया था जो एक इंसानी शरीर को फाड़ कर खा रहा था और एक भयंकर सी आवाज निकाल रहा था। उसे देखकर आशिमा की चीख निकल गई, लेकिन समय रहते आशीष ने उसका मुंह बंद किया और अपने साथ उसे खींचकर ले गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से गांव आ गए। वहां आकर उन्होंने गांव के लोगों से उस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहाँ रात को कोई साया आता है, यानी कोई चुड़ैल आती है। ये सुनकर उन सबके साथ आई एक लड़की हंसने लगी। अरे दीदी, आप हंसिए मत, ये सच है कि यहाँ चुड़ैल आती है और हर रात आती है। आपको यकीन ना हो तो आज रात यहीं पर रहकर देखो। वहां खड़े एक लड़के ने कहा। नहीं, मुझे इन सब पर यकीन नहीं, कहते हुए वो लड़की और बाकी सब ऑफिस वाले वहां से चले गए। एक और लड़का प्रभात वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और कुछ सोचने लगा। लेकिन आशिमा और आशीष सिद्धू को देखते रहे। आप दोनों आज मेरे घर चलिए, वहां मेरी माँ और मेरी बहन और मेरे अलावा कोई नहीं, और आज रात वहीं रुककर देखिए, पता चल जाएगा। उस लड़के जिसका नाम सिद्धू था ने कहा। दोनों इसके लिए तैयार हो गए। बाकी दोस्तों को भेजकर वो दोनों सिद्धू के घर चले गए। शाम से रात हो गई। रात को उन दोनों ने सिद्धू के घर पर ही खाना खाया और फिर आराम करने चले गए। लगभग आधी रात को अचानक ही दूर पहाड़ी से भयंकर आवाज आने लगी थी। जानवरों के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। लगता है वो आ रही है, सिद्धू ने थोड़ा डरते हुए कहा। आशिमा और आशीष भी डर गए थे। लेकिन ये है कौन सिद्धू भाई? क्या कहानी है इसकी? आशिमा ने सिद्धू को देखकर पूछा। बहुत बड़ी कहानी है बिटिया, मैं बताती हूं, कहते हुए सिद्धू की मां बोली और उस चुड़ैल की कहानी बताने लगी। आज से 30 साल पहले की बात है। इस गांव में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। आदमी लोग औरतों को अपनी जागीर समझते थे और उन्हें बहुत मारते भी थे। गांव की लगभग सारी औरतों के शरीर पर मारपीट के निशान थे। वहीं उसी गांव में एक बाल विधवा भी बहुत सुंदर, वो चूड़ी बेचने का काम करती थी और घर घर जाकर चूड़ी बेचा करती थी और औरतों को मर्दों के खिलाफ आवाज उठाने को बोला करती थी। लेकिन कई दिनों से जब भी वो किसी के घर जाया करती तो उसे वहां की औरतों की दर्द भरी चीखें सुनाई देती और उन्हें मारने की भी। ये सब सुनकर उसका दिल पसीज उठता और वो उनका दरवाजा खटखटाने लगती। तो कभी कोई औरत या कभी कोई आदमी दरवाजा खोलते और उसे कल आना कहकर दरवाजा बंद कर देते। अब तो ये उसका रोज का काम हो गया था। उसे लगता था कि शायद वो उन औरतों को बचा सके। पतियों से मार खाना भी उस टाइम में औरत अपना धर्म माना करती थी। उन्हें लगता था कि पतियों से मार खाना उनका सौभाग्य है। इसीलिए उन औरतों ने ही अपने घर के दरवाजे पर नालेबा लिखना शुरू कर दिया और उसे भी बोल दिया कि जब ये लिखा हो तो समझ लेना कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन इन सबका उस पर बुरा असर हुआ। वो चूड़ी वाली गांव के सभी मर्दों से नफरत करने लगी थी। एक दिन गांव के ही लोग अपनी चौपाल लगाकर बैठ गए और उस चूड़ी वाली की बात कर रहे थे कि हमारे घरों के मामले में दखल देती है, उसे कैसे सुधारा जाए। हाँ भाई, सही कहते हो। हमारी मेहरारू हम जब चाहें जो उसके साथ करें, मारे पीटे या प्यार से रहें। अरे वो कौन होती है दखल देने वाली? एक आदमी ने कहा। हाँ यार, सही कहते हो। उसका तो पति है नहीं तो माथे चढ़ रही है और इन औरतों का यही रोग तो नहीं सुहाता। थोड़ा बहुत मार लो इन्हें तो दिन में तो शांति से रहती हैं और रात भी शांति से गुजरती है। कहते हुए गांव का हर इंसान ही करके हंसने लगा। उसे देख सब लोग भी हंसने लगे।
तभी वो चूड़ी वाली वहीं से गुजरी। सब गांव के आदमी उसे ही देखने लगे। वैसे ये चूड़ी वाली लगती बहुत खतरनाक है, कुछ भी कहो अपनी बीवियों से ज्यादा कह ढाती है। कहते हुए एक आदमी वहां से उठा और चूड़ी वाली के पीछे पीछे जाने लगा और पीछे मुड़कर बाकी को भी बुला लिया। ये लोग 15 जने थे। वो सब उसके पीछे हो लिए। चूड़ी वाली को एहसास हो गया था कि कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं। उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन आखिर कहां तक भागती वो। उन आदमियों ने उसे पकड़ लिया और वो चिल्लाती उससे पहले ही उसकी चुनरी से उसका मुंह बांध दिया और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। जब वो बेहोश हो गई तो पास के ही एक गड्ढे में उसे फेंक दिया और उसे मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया। उसके मरने के बाद कुछ ही दिनों में एक दीवार पर लिखा हुआ था, मैं आ गई, इस गांव के सारे मर्दों को खा जाऊंगी। बस फिर क्या था, यहां मौत का तांडव शुरू हो गया। यहीं के एक पंडित ने बताया कि सब लोग अपने घरों में नाले बा लिखना शुरू करो, इस टोटके से वो चुड़ैल यहां नहीं आएगी। उसने अपने कातिलों को तो मार दिया, लेकिन फिर वो छोटे बच्चों को भी उठाकर ले जाने लगे। वो अब प्रेत का रूप ले चुकी है, जिसकी मुक्ति संभव नहीं है। बताते हुए सिद्धू की मां चुप हो गई। आशीष और आशिमा कभी एक दूसरे को तो कभी सिद्धू को देखते। कुछ ही देर में बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई किसी को बहुत तड़पा तड़पा कर मार रहा हो। अचानक ही तेज चल रही हवाओं ने बवंडर का रूप ले लिया। वो सब एक कमरे की खिड़की से देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लाल आंखों वाला साया बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था। तभी अचानक आशिमा की नजरें वहीं घूमते हुए एक इंसान पर गईं। आशीष, वो देखो तो ये प्रभात है ना? आशिमा चौंकते हुए बोली, अरे हां, ये तो प्रभात है, लेकिन ये यहां क्या कर रहा है? कहते हुए आशीष जैसे ही उसे आवाज लगाने लगा, वैसे ही सिद्धू ने उसका मुंह बंद कर दिया। नहीं भाई जी, उसे आवाज मत लगाना, वरना वो चुड़ैल यहां आ जाएगी। सिद्धू उसका मुंह बंद करते हुए बोला। आशीष वैसे ही उसे देखता रहा। देखते ही देखते अचानक ही प्रभात के पीछे वो लाल आंखों वाला साया मंडराने लगा। ये देखकर आशिमा चिल्ला उठी, लेकिन आशीष ने उसका मुंह बंद कर दिया। तीनों बाहर की ओर ही देख रहे थे। अचानक ही उस उड़ते साये ने बाहर घूम रहे प्रभात को उसके बालों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। प्रभात जोर जोर से चिल्लाने लगा। आशीष और आशिमा मजबूर बने उसे देखते रहे। उस चुड़ैल ने प्रभात को जोरों से जमीन पर पटक दिया। खून के फव्वारे के साथ पूरी पहाड़ियों में भयंकर चित्कार गूंज उठी। चित्कार सुन वो दोनों अंदर तक कांप गए। प्रभात को जमीन पर पटकने के बाद वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसका एक हाथ उखाड़कर वहीं बैठकर खाने लगी। प्रभात अभी भी जिंदा ही था और दर्द के मारे कराह रहा था। उस चुड़ैल ने उसके सारे कपड़े फाड़ डाले और उसका मांस नोच नोच कर खाने लगी। प्रभात की कराहने की आवाज चीखों में बदलकर पूरी पहाड़ियों में गूंजने लगी थी। यह देखकर आशीष से रहा नहीं गया। वो भागते हुए घर का दरवाजा खोल बाहर चला गया और उसे देखकर उसके पीछे पीछे आशिमा और सिद्धू भी चले गए। कौन हो तुम? यहां क्या करने आई हो? आशीष उस चुड़ैल के लगभग पास पहुंचते हुए बोला। खा जाऊंगी, सबको खा जाऊंगी, यहां कोई आदमी नहीं बचेगा, कहती हुई एक भयंकर आवाज के साथ उठते हुए आशीष के पास पहुंच गई और उसे भी बालों से पकड़कर उठाया और जमीन पर पटक दिया। उसके सर पर बहुत जोर से चोट लग गई थी। वो चुड़ैल कुछ करे उससे पहले ही वहां आशिमा आ गई और उसे उठाकर अपने साथ लेकर घर की तरफ भागी। ये देखकर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया। वो चुड़ैल भयंकर रूप से चिल्लाती हुई उन दोनों के पीछे पीछे उड़ते हुए आने लगी थी। आशीष और आशिमा दौड़ते हुए सिद्धू के घर में घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। उसके घर के दरवाजे पर भी नालेबा लिखा हुआ था। चुड़ैल उस दरवाजे पर पहुंची और बहुत जोर से चिल्लाती हुई
वहां से गायब हो गई। वो सब गांव से वापस आ गए। उस बात को वो दोनों भूल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें आज तक वहां हर घर के बाहर लिखा नालेबा का रहस्य समझ नहीं आया। आज भी ये रहस्य बरकरार है।